नमस्कार। ये बीए भाग द्वितीय की इतिहास की कक्षा है। पिछले वीडियो में हमने शेर शाह सूरी की बात शुरू की थी। उसी पर शेर शाह सूरी के बारे में ही कुछ और बात भी कर लेते हैं। 1486 में हिसार में शेर शाह का जन्म हुआ था। उसका बचपन का नाम फरीद था। हुमायूं को भारत से निर्वासित करने के बाद 15 वर्ष सूर राजवंश ने ही भारत पर शासन किया था और इसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने ही करी थी। उसी शेरशाह सूरी की बात कर रहे हैं। इसके बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं। हमने उसके शासन प्रबंध की भी बात करी। हमने ये बात करी कि उसने सड़कें बनवाई। हमने ये बात करी कि उसने किसानों के लिए बहुत किसानों की संघर्ष को समझा और उनके लिए काम किया। ज़मींदारी व्यवस्था को समाप्त किया। नए तरह से करों का निर्धारण किया गया। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। मुद्रा के क्षेत्र में उसके काम बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए हम बात करते हैं उसके राजनीतिक विजयों की। हम बात करेंगे उसने राजनीति में क्या कमाया, उसने कितने क्षेत्र जीते, उसका साम्राज्य कितना बड़ा था। इसी बात को हम कर लेते हैं। उसने हुमायूं का पीछा किया काफ़ी दूर तक और उसको हिंदुस्तान से पूरी तरह बाहर खदेड़ दिया। इसके लिए उसने खवास खां को हुमायूं का पीछा करने के लिए नियुक्त किया था। हिंदुस्तान की सीमा के उसे बाहर निकाल दिया गया। खवास खां ने कच्छ में पंचनद नदी तक हुमायूं का पीछा किया और उसे हिंदुस्तान की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। शेर शाह जब हुमायूं की ओर से निश्चिंत हो गया तब उत्तर पश्चिमी सीमा में गख्खर प्रदेश को जीतने के लिए चल दिया। आइए अब बात करते हैं गख्खर की विजय की। 1541 की बात है। शेर शाह का उद्देश्य ये था कि बोलान दर्रा और पेशावर से आने वाले मार्गों को मुगलों के आक्रमण से वह सुरक्षित कर दे। इसलिए झेलम और सिंधु नदी के उत्तर में स्थित था गख्खर प्रदेश, उसको वह जीतना आवश्यक समझता था। उसने गख्खर सरदारों पर चढ़ाई करी और उस प्रदेश को रौंदा भी, लेकिन उनकी शक्ति को तहस नहस नहीं कर पाया। शेर शाह ने वहाँ रोहतासगढ़ नामक एक विशाल दुर्ग भी बनाया था। लेकिन इसी समय बंगाल के गवर्नर खिज्र खां के विद्रोह की आंदोलन की सूचना उसे मिलती है और वह 1541 में बंगाल आ जाता है। बंगाल का गवर्नर खिज्र खां अपने आप को स्वतंत्र शासक मानने लगा था। उसने बंगाल के मृत सुल्तान महमूद की लड़की से शादी कर ली थी। शेर शाह बंगाल पहुंचा और उसने खिज्र खां को कैद कर लिया। इसके बाद उसने वहाँ का गवर्नर पद ही समाप्त कर दिया और एक नए तरह का प्रशासन वहाँ लागू करा। उसने बंगाल को कई जिलों में विभक्त कर दिया जिन्हें सरकार कहा जाता था और इसके अध्यक्ष को शिकदार कहा जाता था। और इन शिकदारों के कामों की देखभाल करने और इनके आपसी झगड़े निपटाने के लिए काजी फजीलत नामक एक असैनिक अधिकारी को प्रांत का प्रमुख भी नियुक्त कर दिया। बात करते हैं मालवा की। गुजरात का शासक था बहादुर शाह। इसी ने कादिर शाह की उपाधि धारण कर गुजरात का शासक बहादुर शाह था। इसकी मृत्यु के बाद मल्लू खां मालवा में कादिर शाह की उपाधि धारण करके स्वतंत्र शासक बन गया था। मांडू, सारंगपुर, उज्जैन और रणथंभौर के किले इसके अधिकार में थे। शेर शाह मल्लू खां से नाराज़ भी था। उसने शेर शाह के आधिपत्य को स्वीकार भी नहीं किया था। शेर शाह के लिए यह भी आवश्यक था कि वह अपने राज्य की सुरक्षा करे और इसलिए मालवा पर अधिकार करना आवश्यक था। वह मालवा पर आक्रमण करने चला। उसने रास्ते में ग्वालियर भी जीत लिया। कादर शाह ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
लेकिन फिर वापस जाकर गुजरात के शासक महमूद तृतीय के पास चला गया। इस अभियान में शेरशाह ने ग्वालियर, मांडू, उज्जैन, सारंगपुर, रणथंभौर आदि स्थान जीत लिए। बात करते हैं रायसीन की विजय की। रायसीन का शासक हिंदू था। ऐसा कहते हैं कि उसने क्योंकि मुसलमानों पर बहुत आक्रमण किए थे, इसलिए उनका बदला लेने के लिए शेरशाह ने इस पर आक्रमण किया, परंतु ऐसा नहीं है। डॉक्टर KR कानूनगो ऐसा कहते हैं कि रायसीन पर आक्रमण करने के उसके उद्देश्य केवल राजनीतिक थे। 1543 में वह रायसीन पहुंचता है। पूरनमल यहाँ का शासक था, वह उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन फिर उसको घेर कर उसकी हत्या कर दी जाती है। मुल्तान व सिंध की विजय की बात करते हैं। 1543 में बंगाल में विद्रोह हो जाने के कारण शेरशाह को पंजाब के शासन का कार्य, गख्खरों को दबाने का कार्य खवास खां और हैबत खां के जिम्मे छोड़कर बंगाल जाना पड़ा था। लेकिन अब दोनों ही सरदार ये कार्य नहीं कर पाते, तो हैबत खां को पंजाब का गवर्नर वह नियुक्त कर देता है। बख्शू लंगा तो मुल्तान का स्वतंत्र शासक बन बैठा था। इसी दौरान शेरशाह मुल्तान की ओर बढ़ता है और उसको अपने अधिकार में ले लेता है। इसी दौरान जब वह हुमायूं का पीछा कर रहा था, तो उसने खुशाब में ठहरा था, उसने सिंध को भी अपने अधिकार में कर लिया था। इस तरह मुल्तान और सिंध उसके अधिकार में आ जाते हैं। बात करते हैं मारवाड़ की। 1544 में वह मारवाड़ के एक बहुत बड़े प्रदेश को भी जीत लेता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का शासक था मालदेव। इसके बारे में यह प्रचलित है, यह प्रसिद्ध है कि मालदेव की सेना के सामने शेरशाह टिक नहीं पा रहा था और शेरशाह सफल नहीं हो पा रहा था। मारवाड़ के मरु प्रदेश में उसे दिक्कत भी आ रही थी, रसद की कमी भी हो गई थी। तब वह क्या करे, वह कूटनीतिक चाल चलता है। वह ऐसा दिखाता है, मालदेव के दो बहुत ही विश्वासपात्र सरदार थे, वह इनके नाम से एक झूठा पत्र तैयार करवाता है, जिसमें ये कहता है कि मालदेव के सेनापति जैता और कूपा, ये दो इसके सेनापति, दो बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वासपात्र सरदार थे। इनकी तरफ से शेरशाह को लिखा गया, जिसमें यह आश्वासन दिया गया कि युद्ध के अवसर पर वे मालदेव का साथ छोड़ देंगे और मालदेव को कैद करके शेरशाह को सौंप देंगे। यह पत्र इस तरह डलवाए गए कि वह मालदेव को मिल जाए। मालदेव के मन में शंका उत्पन्न हो गई और वह वापस लौट गया। जब इस तरह का विश्वासघात का आरोप जैता और कूपा पर लगा, तो वह अपने 12,000 अनुयायियों के साथ मालदेव की सेना से पृथक होकर शेरशाह की सेना से युद्ध करने लगे। एक एक व्यक्ति बहुत ही बहादुरी से लड़ा, लेकिन क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम थी, वह सभी मारे गए। यह युद्ध इतना भयानक था कि ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह को बहुत पछतावा हुआ। उसको लगा अगर वह युद्ध हार जाता तो उसे इतना नुकसान होता कि हिंदुस्तान का ताज ही उसके पास से चला जाता। उसने कहा कि खुदा का शुक्र है किसी तरह फतेह हासिल हो गई, नहीं तो एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता। मेवाड़ की विजय की बात कर लेते हैं। 1544 में राणा सांगा के बाद मेवाड़ की स्थिति कमज़ोर होती जा रही थी। यहाँ का शासक था उदय सिंह। जब शेरशाह ने मारवाड़ को जीत लिया,
तो उदय सिंह के दरबारियों को लगा कि हमारी स्थिति भी कमज़ोर है। उन्होंने स्वेच्छा से शेरशाह के सामने समर्पण कर दिया। डॉक्टर के.आर. कानूनगो ने लिखा है कि मारवाड़ को छोड़कर शेरशाह ने अन्य राजपूत राजाओं को उनके राज्यों से वंचित नहीं किया, बल्कि उनको अधीनता स्वीकार कराने के पश्चात उनके राज्य उन्हें वापस कर दिए। शेरशाह की यह नीति थी कि राजस्थान की रियासतों का राजनीतिक और भौगोलिक पृथक्कीकरण ही रहे, जिससे वे अफगान सत्ता के विरुद्ध संगठित नहीं हो और कभी विद्रोह ना कर पाए। बात करते हैं कालिंजर के घेरे की। राजस्थान के सफल अभियान के बाद वह कालिंजर को जीतने के लिए चल पड़ता है। यहाँ का शासक था कीरत सिंह, जिसने अभी तक उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। नवंबर 1544 में शेरशाह कालिंजर गया और दुर्ग को घेर लिया। 6-7 महीने का यह घेरा चलता रहा, लेकिन फिर भी वह उसे जीत नहीं सका। तब 22 मई 1545 को शेरशाह ने आदेश दिया कि किले की दीवार को गोले बारूद से उड़ा दिया जाए। बारूद का एक टुकड़ा दीवार से लगकर वापस आके गिर पड़ा। वह आके गिरा, वहाँ बारूद का ढेर था। शेरशाह उसी के पास खड़ा हुआ था, तो शेरशाह बुरी तरह झुलस गया। यह अभियान तो सफल रहा, यह आक्रमण सफल रहा, किला उसके अधिकार में आ गया, लेकिन 22 मई 1545 को ही शेरशाह की मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु के समय तक शेरशाह ने लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया था। एक छोटे से जागीरदार के लड़के ने अपनी स्थिति से उठकर अपने सामर्थ्य से, अपने टैलेंट से, अपनी दूरदर्शिता से, अपनी कूटनीति से, अपनी समझदारी से हिंदुस्तान का ताज पा लिया था। लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत उसके अधिकार में आ गया था।